हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है गणेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानार्थ स्टडी। हमारा एक चैप्टर पूरा हो गया है, हमारे आसपास के पदार्थ। अब हमारा सेकंड चैप्टर है, वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इस चैप्टर में हम अध्ययन करने वाले हैं पदार्थों की शुद्धता के बारे में। पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं या फिर किसी न किसी चीज़ के मिश्रण हो सकते हैं। जो शुद्ध पदार्थ है वो कौन कौन से तत्व है और यौगिक, और जो तत्व है वो तीन प्रकार के हैं, धातु, अधातु और उपधातु। और यह चैप्टर हमारा पूरा का पूरा मिश्रण के ऊपर डिपेंड है। इसमें हम मिश्रण के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जो ये विषमांगी मिश्रण है इसमें निलंबन और कोलाइड विलयन का अध्ययन करेंगे, और जो समांगी मिश्रण है उसमें कोई भी विलयन हो वह सभी विलयन क्या कहलाएगी, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। और यह विलयन दो प्रकार का होता है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। फिर हम देखेंगे इन मिश्रण को कैसे पृथक किया जाए। पृथक करने की हम 8 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर देखेंगे जो ये पदार्थ है इनमें परिवर्तन किस प्रकार होता है। दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की ओर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। देखो बच्चों, शुद्ध शब्द का अर्थ विज्ञान में कुछ और होता है, और हम दैनिक जीवन में जो शुद्ध शब्द का अर्थ लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं कि कोई पदार्थ में मिलावट नहीं हो, मिलावट ना हो तो वह शुद्ध हो, और अगर मिलावट मिल जाए तो वह अशुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसका कुछ और ही अर्थ निकलता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं है, कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं है, सभी के सभी कुछ न कुछ क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, अतः ये शुद्ध नहीं है। जैसे हम दूध का उदाहरण ले लें। अगर दूध आप देखोगे तो आप बोलोगे कि आज हमने शुद्ध दूध लेके आए क्योंकि इसमें पानी नहीं मिलाया, परंतु दूध ही क्या एक मिश्रण है। इसमें क्या क्या होता है, जल होता है, वसा होती है और प्रोटीन, इन सभी का क्या है, ये मिश्रण है पहले से। तो आप अगर पानी भी नहीं मिलाया हुआ लेके आते हो तो वह भी एक क्या है, मिश्रण का उदाहरण है कि शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। विज्ञान में शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, उनकी जो प्रकृति है वो समान हो। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी जो शुद्ध पदार्थ है वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होना चाहिए, वही शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये जो जिंक है, ये सभी जो तत्व है जिसका अध्ययन हम आवर्त सारणी में करते हैं, ये सभी क्या है, शुद्ध पदार्थों के उदाहरण है। और जो यौगिक होते हैं, यौगिक जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या है, यौगिक भी क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब हम देखते हैं मिश्रण। ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी दो शुद्ध पदार्थ ले लो, ये शुद्ध पदार्थ है, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिश्रण का निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं, जो कि आपस में रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते। अगर मान लो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लूँ तो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा, ये क्या है, दो तत्व मिल गए, तो आप देखोगे ये मिश्रण का निर्माण करेगा। परंतु यहाँ पर क्या लिखा है कि रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होनी चाहिए। अगर रासायनिक रूप से संयुक्त हो जाएंगे तो ये यौगिकों का निर्माण करेंगे, जबकि यौगिक क्या है, एक शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मिश्रण। तो मिश्रण बनाने के लिए रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होने चाहिए। अब वायु क्या है, वायु भी एक मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प आदि बहुत सी गैसों का मिश्रण है। अब ये मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक तो समांगी मिश्रण और एक है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कौन सा होता है, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते। अगर यह पूरे अच्छी तरह से मिश्रित होते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, और इनको
विभेदित भी नहीं कर सकते हम साधारण रूप से, तो ये क्या कहलाएंगे? समांगी मिश्रण। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, एक दूसरे से अविभेदित होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। अब जैसे कि आप नींबू पानी बनाते हो, नींबू पानी में आपने क्या, जो साधारण पानी था ये, इस पानी में आपने क्या मिला दी? चीनी मिला दी। अब ये चीनी पूरी तरह से इसमें मिल जाएगी। अब आप कहीं से भी उठा के देख लो, जैसे कि आपने यहाँ से थोड़ा पानी ले लिया, तो इसमें उतनी मात्रा में, मान लो इसमें 2 तो अनुपात है पानी का, जबकि 1 अनुपात क्या है? चीनी का। तो आप कहीं से भी पानी ले लो, आप सभी जगह क्या अनुपात रहेगा चीनी और पानी का? पानी और चीनी का अनुपात रहेगा 2:1। कहीं से भी उठा लो। इसका मतलब यह संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठक होता है। अगर एक समान संगठक है तो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि जल में शर्करा का विलयन समांगी मिश्रण है। अब देखते हैं विषमांगी मिश्रण क्या है। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, जैसे कि आप क्या ले लो, यहाँ पर मिट्टी ले लो और मिट्टी तेल के अंदर मिला लो, तो क्या इसमें अच्छी तरह से मिल पाएगा? ये जो मिट्टी कण है वो अलग रहते हैं, तेल होता है वो अलग रहता है, तो ये क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण। जैसे कि जल और तेल का मिश्रण है, इसको भी आप आसानी से अलग कर सकते हो। जैसे कि शक्कर ले लो और बालू रेत में मिला दो, ये सभी क्या है? विषमांगी मिश्रण। इसके पूरे द्रव्यमान में एक समान संगठक नहीं रहता। अब आप मान लो कि आपने जल में तेल मिलाया, तो तेल की बूंदें कुछ यहाँ पर हो जाएगी, कुछ यहाँ पर, पूरी तरह से मिलेंगी नहीं, वह टूट टूट कर अलग अलग छोटे छोटे बूंदों के रूप में रह जाएगी। और फिर क्या होगा? आप यहाँ से जल लेते हो तो यहाँ पर तेल की बिल्कुल मात्रा नहीं आएगी। इसका मतलब जो संगठक है वो असमान होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल आपने देख लिया जल और तेल का, शक्कर और बालू रेत का। अब देखते हैं समांगी मिश्रण में विलयन। विलयन किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। जैसे कि नींबू पानी, सोडा पानी आदि, ये सभी विलयन के एग्जाम्पल है। किसी विलयन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो इसमें होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलायक कौन सा होता है? जैसे मैंने यहाँ पर एक जग ले लिया और जग में पानी था, पानी में मैंने क्या मिलाया? चीनी मिला दिया। अब चीनी क्या हुआ? जो कम मात्रा में, ये तो कहलाता है विलेय। देखो आप इसके अक्षरों से आप याद कर सकते हो कि ये इसमें कम अक्षर है, 3 अक्षर है, तो जो कम मात्रा में होता है वो तो कहलाता है विलेय, और जो अधिक मात्रा में, मतलब 4 अक्षर है, तो आप इसका अनुमान लगा सकते हो कि ये क्या है? जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाएगा। ठीक है। किसी विलयन को 2 भागों में, विलायक तथा विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। मात्रा क्या होती है इसकी? अधिक होती है। और विलयन का वह घटक प्राय जो कि कम मात्रा में होता है, क्या कहलाएगा? विलेय कहते हैं उसे, जो कि विलायक में घुला होता है। जैसे कि पानी में चीनी की लोग घुली हुई थी, तो जो चीनी हो गई वो हो गई विलेय। ठीक है। अब ये विलयन है, विलयन के 2 पार्ट है, विलेय और विलायक। घुलनशील जो पदार्थ है वो तो क्या कहलाएगा? विलेय। और पदार्थ जिसमें ये घुलता है ये क्या कहलाएगा? विलायक। ठीक है। विलयन के गुण देखते हैं। विलयन हमने देखा ही था एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, ये 1 नैनोमीटर बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि आप 10 में 9 जीरो जितना क्या दे दो, भाग दे दो, इतना छोटा होता है। 3 3 6 और 3 9, इतना का भाग दोगे ना आप, तब जाके 1 नैनोमीटर आएगा। अब 1 मीटर, जो 10 मीटर है, इसमें इतना का भाग दे दिया, इसका आप अनुमान भी लगा सकते हो कितना छोटा हो गया।
तो विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। अब इतने छोटे कण आप किस प्रकार देख पाओगे? सूक्ष्मदर्शी के बिना देख नहीं पाओगे। अब देखते हैं, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। अब आप क्या ले लो, एक जो विलयन है और यहाँ पर टॉर्च से रोशनी करोगे ना, तो ये जो यहाँ से प्रकाश जा रहा है यह इसको फैलाता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये कण बहुत ही छोटे, इनसे अंदर से होकर गुजर जाएगा। जबकि अगर कण बड़े हो तो यह जो प्रकाश की किरण है उनको फैला देगा, और यही टिंडल प्रभाव कहलाता है। अपने छोटे आकार होने के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, अर्थात टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब देखते हैं अगला गुण। विलयन स्थायी होता है क्योंकि इसमें ना तो छानकर कणों को विलयन से अलग कर सकते हैं और ना ही साथ छोड़ने पर विलयन के कण नीचे बैठते हैं। अब आप देखोगे कि आप एक गिलास में क्या करो, पानी लेकर उसमें मिट्टी डाल दो। क्या डाल दो? मिट्टी। अब ये मिट्टी थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगी, आप इसको जैसे ही साथ छोड़ोगे तो मिट्टी के कण पेंदे में नीचे बैठ जाएंगे। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, जबकि विलयन में ऐसा नहीं होता है। आप दूसरे गिलास में क्या लो, पानी लेकर उसमें चीनी मिला दो। अब आप देखोगे कि 1 घंटे 2 घंटे कितने भी देर बाद आप देखोगे तो वह विलयन वैसा ही रहता है और सांस छोड़ने पर नीचे नहीं बैठता। इसलिए जो विलयन होता है वो क्या होता है? स्थायी होता है। अब देखते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या है? विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन को तनु अथवा सांद्र कहा जाता है। सांद्र भी कह सकते हो या फिर संतृप्त भी कह सकते हो। यही क्या कहलाएगी विलयन की सांद्रता, कि यहाँ पर हमने ले लिया 3 गिलास, मान लो तीनों गिलास में 1-1 kg पानी है। इसमें तो क्या डला है? 250 ग्राम चीनी, इसमें 750 ग्राम चीनी, और इसमें है मान लो 1 kg 1000 ग्राम चीनी। अब आपने देखा कि जो तनु और सांद्र है वह तुलनात्मक शब्द है। कैसे? कि आपने इसमें 250 ग्राम चीनी डाली और इसमें 750 ग्राम चीनी डाली, तो इन दोनों में सांद्र कौन सा हो गया? इन दोनों में सांद्र हो गया 750 ग्राम वो चीनी वाला। और अगर आप इन दोनों में देखो तो इसमें सांद्र कौन सा हो गया? 1000 ग्राम चीनी डाली थी वह सांद्र हो गया, और जिसमें 750 ग्राम चीनी है वह तनु हो गया। इसका मतलब क्या है? जो सांद्रता होती है विलयन की वो तुलनात्मक होती है। ये एक तुलनात्मक शब्द है। आप किसी को भी अकेले उसको सांद्र नहीं कह सकते और नहीं इसको तनु, क्योंकि उससे भी अधिक सांद्र आ जाएगा। तो जो अधिक सांद्रता वाला है वो सांद्र कहलाएगा और जो कम वाला है वो उसकी तुलना में तनु कहलाएगा। ठीक है। अब विलयन की सांद्रता 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जो विलेय कम मात्रा में घुला हो वो क्या कहलाता है? विलेय। और बट्टा में विलयन का द्रव्यमान, जैसे कि 250 ग्राम चीनी थी और 500 ग्राम पानी था, इसमें मिला दिया और विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? 750 ग्राम। अब इसकी सांद्रता कैसे निकालोगे आप? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और बट्टा में विलयन का द्रव्यमान कितना है? 750 ग्राम, और इनटू में क्या करना है? 100। इससे क्या निकालोगे आप? विलयन की सांद्रता। इसी प्रकार विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन हो जाएगा, या फिर विलेय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन। ये 2 अन्य तरीके हैं। अब देखते हैं घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या कहलाती है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने विलयन की क्षमता होती है। अब आप देखते होंगे कि आप जब पानी में चीनी डालते हो तो एक समय ऐसा आता है जबकि
उसमें चीनी और घुल नहीं पाती है, और वही उसकी क्या कहलाती है, घुलनशीलता कहलाती है। आप उसमें अधिकतम कितनी चीनी मिला सकते हो, जबकि तापमान क्या रहे, सेम रहे। जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसी पर आप घोल रहे हो। अब 25 डिग्री टेम्परेचर पर इसमें मान लो 2000 ग्राम मतलब 2 kg चीनी ऐड कर सकते हो। तो 25 डिग्री टेम्परेचर पर इस विलयन की जो घुलनशीलता है वो क्या कहलाएगी, 2 kg कहलाती है। ठीक है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित तापमान पर इस संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है घुलनशीलता कहलाती है। अब यह विलयन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन। किसी निश्चित तापमान पर विलयन में घुला अधिकतम विलेय पदार्थ जिसके बाद उस विलयन में अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुल पाए तो विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। 25 डिग्री तापमान ले लो, मान लो आप 25 डिग्री तापमान पर 1 kg पानी में आप कितनी अधिकतम चीनी घोल सकते थे, अभी देखा मान लो 2 kg, ये हमने माना है। और इसके बाद आप इसमें और चीनी ऐड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यह विलयन अब पूरी तरह से तृप्त हो गया है। अब हम नहीं कहते हैं क्या, जब हम खाना अच्छी तरह से पूरा खा लेते हैं और उसके बाद हमें और इच्छा नहीं होती मन में, इसका मतलब हम कहते हैं कि हम तृप्त हो गए। उसी प्रकार यह विलयन भी क्या हो गया, तृप्त हो गया, तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर अभी भी और डाली जा सके, अभी भी वह तृप्त नहीं हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा, है संतृप्त विलयन। अगर तृप्तता से नीचे अगर आप इसमें चीनी डालोगे तो यह कहलाएगा असंतृप्त विलयन। जैसे कि यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। आज की क्लास में इतना ही। हमारी पूरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।